मिस्र के बाद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। लोकसभा चुनाव 2024 को धार देने के लिए लगातार अब राजनीतिक दल पूरी तरीके से चुनावी कवायद में जुट गए हैं और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करें तो फिलहाल कोलकाता पहुंचे हैं। वहां कोलकाता, पश्चिम बंगाल, जहां पर 18 और 19 मार्च को समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिवेशन है और इस अधिवेशन के जरिए समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं जब तीसरे मोर्चे को लेकर के बात करें, विपक्षी एकजुटता को लेकर के बात करें तो तमाम सारी चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। यानी कि जो बीजेपी है उसके खिलाफ एक रणनीति और तीसरे मोर्चे के जरिए एक चुनावी संदेश देना चाहती है, फतह हासिल करना चाहती है। लेकिन इसी बीच तमाम सारे ऐसे अहम मुद्दे भी आए हैं। तो सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक पश्चिम बंगाल में सपा बना रही है 24 का प्लान और बैठक के बाद अखिलेश करेंगे क्या ऐलान। सवाल ये भी 2024 में किसके साथ होंगे अखिलेश यादव, ममता के साथ क्या मंत्रणा करेंगे अखिलेश और ममता के साथ कौन कौन होगा, क्या है अखिलेश का स्पेशल कोलकाता प्लान। इस ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले जरा अखिलेश यादव जब पहुंचे तो उन्होंने किस तरीके से निशाना साधा, क्या कुछ कहा, जरा अपने दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे। बंगाल में हम लोग पहली बार नहीं आए हैं, ये 6वीं बार हम लोग आए हैं और बंगाल के लोगों ने हमेशा संदेश दिया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक हो रही है 2024 में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो, उसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठ करके एक दूसरे को सुझाव देंगे, पार्टी किस रास्ते चले उस दिशा तय करेंगे। बंगाल में, बिहार में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में या उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश तो बहुत आगे है, हमारी पार्टी के विधायकों की सदस्यता लेना, उन पर झूठे मुकदमे लगा देना, पैरवी ऐसी करना या पैरवी करने ना देना जिससे कि उनकी सदस्यता चली जाए, और न जाने कितनी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स यूपी में सबसे ज़्यादा समाजवादियों के ऊपर हुई है। तो बैठक के बाद अखिलेश क्या कुछ ऐलान करेंगे 2024 के लिए बेहद अहम है कोलकाता की ये मीटिंग। कुछ सवालों के जवाब हम लेंगे जो आए हुए मेहमानों से, और जल्दी से बिना कुछ देर किए हुए आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ अशोक पांडे जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। अशोक जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कुरुक्षेत्र में। और साथ ही साथ कपीश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। कपीश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। संदीप श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। संदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले कपीश जी आपके पास आ रहा हूं। जो अधिवेशन है, इस अधिवेशन के जरिए कई मायनों में लोगों के जहन में तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं और अखिलेश यादव ने खुद भी कहा कि नीति निर्देश और रीति और नीति किस तरीके से बदलाव को लेकर के क्या संदेशा देना चाह रहे हैं। देखिए, स्पष्ट रूप से संदेश है कि जिन वर्गों तक आज कोई खुशी नहीं पहुंच सकी है, उस अंतिम व्यक्ति के मुस्कान तक कैसे पहुंचा जाए। जो हमारे बापू का सपना था, महात्मा गांधी जी का, कि जब पूरा भारत पूरा वस्त्र पहनेगा तब हम अपनी धोती छोड़ करके पूरा वस्त्र पहनेंगे। लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है कि आज भी भारत के अंदर डिस्पैरिटी बनी हुई है और भारत के अंदर समता मूलक समाज की स्थापना बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उन वर्गों तक अपलिफ्टमेंट नहीं पहुंच सका जितना पहुंचना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी तो सबसे पहली बात ये कहती है कि जिन तक ये अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ, हम उन तक खुशहाली कैसे पहुंचाएं, उनको अपग्रेड कैसे करें, मानव के गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार उन्हें प्राप्त हो और कम से कम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से वो भारत में अपना योगदान दे के माँ भारती की सेवा करें और इस लायक बनावे कि हम सभी मिलकर के इस देश के जो को हम सुचारू रूप से चला सकें। तो समाजवादी पार्टी जो है निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को लेकर के, साथ साथ हमारे प्रदेश की नीतियों को लेकर के सब पर आत्ममंथन, आत्मचिंतन कर रही है। यानी कि कपीश जी, मतलब अगर माना जाए कि आप अपनी पार्टी को एक तरीके से राष्ट्रीय परिदृश्य में प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसीलिए यूपी में अपने कार्यकर्ताओं तमाम को छोड़कर के फिर आप पश्चिम बंगाल की ओर रुख किया।
मेरे ख्याल से ये सभी पार्टी का सपना होता है कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी बने और पूरे देश को चलाने में उस पार्टी का ज्यादा योगदान, और ये संवैधानिक। हमने इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, चाहे बंगाल हो, हम बिहार में भी चुनाव कुछ जगहों पे लड़े हैं, मध्य प्रदेश में लड़े हैं, हम छत्तीसगढ़ में लड़े हैं, हम यहाँ तक कि आपको याद होगा कि गुजरात में हमारा अपना एक विधायक है। तो समाजवादी पार्टी भी कोशिश कर रही है कि हम निश्चित रूप से एक नेशनल पार्टी बने। चलिए, एक राष्ट्रीय परिदृश्य में आप लोग एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक जी, लगातार किस तरीके से अब एक बड़े पैमाने पर अपने को प्रस्तुत करने की कोशिश और 2024 को फतेह करने के लिए ये कवायद सारी चल रही है, अब आप लोगों की कुछ किस तरीके से चिंताएं कुछ बढ़ती नजर आ रही है क्या? देखिए, हमारी चिंता समाजवादी पार्टी को लेकर नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्रीय बैठक कर रहे हैं, उस बैठक होती रहती है, इसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन ये समाजवादी शब्द इन लोगों पर नहीं सही लगता। डॉक्टर लोहिया समाजवाद के प्रवर्तक थे, उन्होंने कहा था पूरा समाज हमारा परिवार है। ये कहते हैं पूरा परिवार ही हमारा समाज है। ये वो वाली समाजवादी पार्टी नहीं है, ये सैफई गांव की पार्टी है जिसे राष्ट्रीय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बुआ को धोखा देने के बाद अब बंगाल वाली दीदी को धोखा देने की तैयारी है। और विपक्षी इस मुगालते में मत रहिए, दीदी और भैया की केमिस्ट्री जो है ना वो काफी अच्छी है। दीदी भैया अब भांजा और बुआ की भी अच्छी थी, लेकिन जब गेस्ट हाउस कांड हुआ तब बुआ को समझ में आया कि चाचा चोर भतीजा पाजी। आज समझ में आएगा दीदी को भी। हाँ, विपक्षी एकता करे जी, लेकिन ये बताएं कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा जी। लेकिन अच्छा, ये तो बताइए फिर अशोक जी, बड़ी बात ये है कि वो लगातार आप लोगों पर आरोप भी लगा रहे हैं कि जब जिन राज्यों में जहां पर कुछ मुद्दों पर नहीं बन पाती है कुछ जिन सरकारों से, वहां पर ईडी और सीबीआई का किस तरीके से जो वो डर दिखा के पैदा कर रही है और वोट ले रही है। देखिए, अगर ऐसा होता तो आय से अधिक संपत्ति में एक खुदा न बच पाते। अभी जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लालू प्रसाद यादव की जमानत न हो पाती। ये सब स्वायत्त शासी संस्था है, हम इसका दुरुपयोग नहीं करते। लेकिन ये जरूर है कि आने वाले दिनों में भारत में राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर जगह भाजपा के ही एमएलए और एमपी रहेंगे, तब ये शायद अगली बैठक पाकिस्तान में करें जी। लेकिन उसके लिए अभी काफी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, अभी बिहार की बात करें, बाकी अभी छत्तीसगढ़ की बात करें, फिर राजस्थान की बात करें, कहाँ रोकेंगे? देखिए, अखिलेश जी ट्वीट करके चीट करते हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और हम लोग एक कार्यकर्ता की भांत बूथ पे जाके रहते हैं, रात दिन अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं। हमारे इनके में अंतर है, ये अपने भाई धर्मेंद्र के लिए प्रचार में नहीं जाते, लेकिन पत्नी के लिए प्रचार में जाते हैं। अरे कपीश जी, देखिए अभी आपको राष्ट्रीय कार्यकारिणी आप लोग पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं। देखिए अभी से देखिए आप लोगों को हिदायत मिल रही है कि आने वाले मतलब सालों में कुछ राज्यों में आप कहीं नहीं कर पाएंगे, बीजेपी सब कुछ कैप्चर कर लेगी, सारे राज्य। इसीलिए तो कह रहे हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र नहीं रहा, वरना इस तरीके की बातें और इतनी सतही और हल्की बातें कोई नहीं करता है। मुझे तो हंसी आ रहा था। तो आप कहीं अरे भाई तुलसी बाबा, बैठक करने की बात नहीं कर रहे हैं आप तो। अरे तुलसी बाबा, तुलसी बाबा सुनिए। अरे भाई, हम केवल हंसे आपकी डिबेट। जी जी, चलिए सुनेंगे। कपीश जी को अब सवाल किया है तो जरा सुन लेंगे जवाब। हाँ कपीश जी बोलिए। जी कपीश जी तक लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ गए हैं, हम अपने उस दर्शकों से भी उनका भी परिचय कराएंगे। लेकिन लगातार जिस तरीके से 2024 के लिए काफी अहम है, 2024 के लिए ये प्लान और किस तरीके से अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिवेशन, उसमें क्या कुछ आगे की प्लानिंग होती है। हमारे साथ हमाम वहीद जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमाम जी से हम सवाल करेंगे। हमाम जी, लगातार जिस तरीके से अब तीसरे मोर्चे को लेकर के कवायद तेज होती जा रही है, गठबंधन को लेकर के मंथन होगा, फिलहाल आप इस बीच अपने आप को कहां पर पा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी यूपी के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो। आलोक जी, सबसे पहले मैं अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनकी अपनी कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और हम आशा करेंगे इस बैठक में उत्तर प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर चर्चा होगी। जो मुख्य विपक्षी दल है जिसकी भूमिका में समाजवादी पार्टी को होना चाहिए,
आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी निरंतर उत्तर प्रदेश में चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चिकित्सा का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, नौजवानों की बेरोजगारी का मुद्दा हो, और इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल है, उसको लेकर अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हमने सरकार को सचेत किया कि ये उनका मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अगर शांतिपूर्वक वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने मानदेय को लेकर, अपनी तनख्वाह को लेकर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो सरकार उस पे इस तरीके से तानाशाही वाला कि रासुका लगा देंगे, धमकियां दे रही है, ये कहाँ का लोकतंत्र है। तो हम चाहेंगे कि जो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, उसमें उत्तर प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे पे चर्चा होगी। और दूसरी बात, तीसरे मोर्चे की बात कही गई जी। बिहार से भी हमने सुना है, महाराष्ट्र के शरद पवार जी जो बड़े नेता, उन्होंने भी कहा कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन तंत्र से लड़ने के लिए केवल कांग्रेस पार्टी ही है और राहुल गांधी एक ऐसे नेता। चलिए, आप बिजली कर्मियों की बात कर रहे थे, आपको रोकना चाहेंगे। हमाम जी, एक बड़ी खबर आ रही है, शैलेंद्र दुबे समेत अन्य नेताओं के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। बड़ी खबर, विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं शैलेंद्र दुबे, और हाई कोर्ट ने जमानती वारंट जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सोमवार को सभी पदाधिकारियों को अब हाई कोर्ट ने तलब किया है। ऊर्जा मंत्री ने साफ तौर पर पहले ही कहा था कि सख्ती दिखाएगी सरकार, और जो कर्मचारी जो हड़ताल पर हैं उनको वापस लौटने की हिदायत दी थी। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, कुछ ही देर में हड़ताल समाप्त करने का ऐलान भी हो सकता है, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है। लेकिन फिलहाल जो इस वक्त की जो बड़ी खबर है, बिजली कर्मियों की हड़ताल से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, शैलेंद्र दुबे समेत अन्य नेताओं के खिलाफ वारंट जारी। हालांकि शैलेंद्र दुबे साफ तौर पर उनका कहना है कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच हाई कोर्ट ने जमानती वारंट जारी करने के फिलहाल आदेश दिए हैं। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खास करके बख्शी का तालाब जैसे इलाके में। वहां पर बिजली की समस्या से लोग किस तरीके से जूझ रहे हैं, क्योंकि वहां पर जेई और अन्य कर्मचारी भी भागे हुए हैं। वहां पर कोई भी है नहीं वहां पर। और इसी बीच जगह जगह से कई खबरें आ रही हैं कि जो बिजली व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है, और जिसके चलते आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी और अहम खबर, शैलेंद्र दुबे समेत अन्य नेताओं के खिलाफ फिलहाल वारंट जारी हुआ है। इस बीच ऊर्जा मंत्री ने साफ तौर पर कल ही कहा था कि वो सख्ती से पेश आएंगे, और उन्होंने कहा था साफ तौर पर प्रदर्शन, आपकी मांगे जो हैं वो जायज हैं, उन पर मंथन होगा, उन पर विचार विमर्श होगा। तो यूपी सरकार ने हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका, और इस बीच कल ही एस्मा लगाने की भी बात की थी कि कर्मचारी साफ तौर पर वापस लौट आए, नहीं तो उन पर फिलहाल एस्मा लगाया जाएगा। एस्मा और एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बिजली कर्मियों की हड़ताल से जुड़ी हुई शैलेंद्र दुबे समेत अन्य नेताओं के खिलाफ वारंट फिलहाल जारी है। तो इस वक्त की जो बड़ी अहम खबर अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं, और इस पर क्या कुछ अपडेट है वो भी हम अपने दर्शकों को लगातार बताते रहेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर के, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है 18 और 19 मार्च को। और इसी बीच राष्ट्रीय परिदृश्य में समाजवादी पार्टी अपने का विस्तार कर रही है, और बड़ी बात, तीसरे मोर्चे को लेकर के लगातार कवायद जो है वो तेज होती नजर आ रही है। राजनीतिक दलों से हमने अपनी अपनी प्रतिक्रिया ली ब्रेक में जाने से पहले, ब्रेकिंग न्यूज में पहले। अब मैं संदीप श्रीवास्तव जी के पास आ रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संदीप जी, जब हम राष्ट्रीय परिदृश्य में बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की, अब यूपी से लेकर के अगर करते तो ज्यादा कहीं ना कहीं बेहतर होता, लेकिन पश्चिम बंगाल में किए, यानी कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय परिदृश्य में अपने को एस्टैब्लिश करने की बात सामने आ रही है। आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, 92 में जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी, उसकी पहली कार्यकारिणी की बैठक भी कोलकाता में बैठक होने जा रही है, कल और परसों बैठक होनी है। लेकिन अगर आप ये जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, तो अगर पूरे परिदृश्य में आप देखते हैं तो कांग्रेस को लेके, कांग्रेस से अलग एक संगठन, एक दलों की बैठकों के साथ ये विचार विमर्श किया जा रहा है। ममता बनर्जी, एनसीपी और भी बहुत से डीएमके, अकाली दल जैसे बहुत से दल हैं जो ये चाहते हैं कि वो एक ऐसा मोर्चा बनाया जाए जो जिसमें कांग्रेस ना हो। क्योंकि आप अगर तमिलनाडु की बात करते हैं तो वहाँ डीएमके कांग्रेस के साथ एक तरीके से लड़ती दिखाई देती है, लेकिन अगर आप पश्चिम बंगाल में देखते हैं तो कांग्रेस वहाँ लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ती है।
तो इस तरीके से आप ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, अगर आप परिदृश्य की बात करेंगे, तो और जो अभी आप 5 मार्च की आपको अगर आलोक जी याद हो तो 5 मार्च को जब मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो आरोप पत्र प्रधानमंत्री के केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ जो बात कही गई थी, उस पत्र पे कांग्रेस ने हस्ताक्षर नहीं किया था, क्योंकि कांग्रेस को ये मालूम है कि कांग्रेस अगर विपक्ष में रहती है तो बीजेपी ये जानती है कि उससे लड़ना उनके लिए आसान है, क्योंकि उतना बड़ा परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य और किसी पार्टी का नहीं है। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक की अगर आप बात करते हैं तो कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी के पास बहुत से ऐसे कारण हैं, चाहे वो गवर्नर की बात हो, चाहे केंद्रीय एजेंसियों की बात हो, उन पे अगर कोई कांग्रेसी आरोप लगाता है तो उसमें सबसे पहले कांग्रेस फंसती हुई नजर आती है, क्योंकि उसका दुरुपयोग आप चाहे इस सत्ता के बाद की बात कहिए और सत्ता में रहते हुए कहिए, तो इस पार्टी ने बहुत उसका दुरुपयोग किया है, ऐसा माना जाता है। तो कांग्रेस इस मामले में कमजोर दिखाई पड़ती है। तो ये जो समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और जिस तरीके से वो ममता से मिलेंगे, ममता अभी इसके बाद शायद उड़ीसा जाएंगी, बिजू पटनायक से मुलाकात होगी, तो इस पूरे परिदृश्य को आप देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस के अलग एक गठबंधन की बात शायद समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी, शरद पवार या और बहुत से लोग चाहते हैं। कुछ मेरी सोर्सेस से बात हुई थी जो ये नाम नहीं लेने के बाद पे उन्होंने बताया कि ऐसी संभावनाओं पे भी विचार किया जा रहा है जिसमें एक ऐसा दल बने जिसमें कांग्रेस ना हो। तो इस तरीके से भी आप इस जो कार्यकारिणी की बैठक हो रही है इससे भी जोड़ सकते हैं कि कांग्रेस के विहीन एक संगठन बनेगा जो बीजेपी को सीधे चुनौती देता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उनके ऐसे नेता नहीं है जिनके ऊपर इस तरह के बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए। हम्माम वहीद जी, फिर ऐसा क्या है जो आपसे सब इतनी दूरी बना रहे हैं? देखिए आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी के तुष्टीकरण और कुशासन और जो उनकी नफरत वाली राजनीति है उसके खिलाफ अगर कोई दल पूरी साहस और पूरी शक्ति से लड़ सकता है, और अभी 2014 के बाद से विपक्ष के रूप में आदरणीय राहुल गांधी ने लगातार जो हमले किए हैं भारतीय जनता पार्टी पे, प्रधानमंत्री पर और भाजपा की सरकार पे, वो केवल राहुल गांधी। इसलिए विपक्ष के अलावा, कांग्रेस के अलावा कोई तीसरा मोर्चा ये उसी तरीके का एक ख्वाब होगा, ये कभी भी पूरा होने वाला नहीं। बात कर रहे हैं आलोक जी, ये कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। भाजपा से लड़ने के लिए केवल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। हमाम जी से मेरा ये कोई पहला मौका नहीं है। जब चुनाव आते हैं तो तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। जो लोग तीसरा मोर्चा की बात कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तीसरे मोर्चे को लेकर के आप किसी में शामिल नहीं है, ये टीस बोल रही है क्या? ऐसा नहीं है, बिल्कुल टीस नहीं। मैं तो कह रहा हूं 2014 के बाद से अगर आप देखेंगे, चाहे किसानों का मुद्दा रहा हो, चाहे नौजवानों का मुद्दा रहा हो, किसी भी मुद्दे पे सबसे फ्रंट पे लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी है और राहुल गांधी आदरणीय नेता। भाजपा को हराने की अगर किसी के पास ताकत है और शक्ति है वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। तीसरा मोर्चा वजूद में आने वाला नहीं है, जनता को गुमराह करने वाला है। जो लोग तीसरा मोर्चा अब आपको खुद नहीं शामिल कर रहा है, बड़ी बात तो ये अब आप उसके वजूद की बात कर रहे हैं। संदीप जी, आप अपनी बात रखिए जल्दी से। हाँ, एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है कि जो 5 मार्च को जो सिसोदिया के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के मामले की जो पत्र लिखा गया था, उसमें कांग्रेस ने क्यों हस्ताक्षर नहीं किया था? इसका जवाब दे देंगे क्या? देखिए, हम समझते हैं दो विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा वो लोग की है जो देश में तोड़ने की विचारधारा है, नफरत की विचारधारा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी समेत आम आदमी पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक समर्थन। आपने बहुत अच्छी विचारधारा की बात की। मैं कपिल जी आपके पास आ रहा हूँ इसी विचारधारा को लेकर, जोड़ने की बात 2024 को लेकर के धार देने की बात हो रही है और बात तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट को लेकर के हो रही है। इसीलिए कपिल जी से मेरा सवाल विचारधारा की बात की है। यही जब भारत जोड़ो यात्रा थी तब कांग्रेस का आमंत्रण था, समाजवादी पार्टी के पास आया था, उसने कहा था हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती और ये आमंत्रण स्वीकार नहीं किया था। विचारधारा पे ही सवाल है मेरा कपिल जी आपसे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। विचारधारा हम दोनों पार्टी की बिल्कुल अलग है जी, इसमें कहाँ दो राय। अगर एक होती तो एक ही पार्टी ना होती। तो कटु अनुभव बोल रहे हैं। अलग नहीं सुने, अलग अलग विचारधाराओं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में नीतिगत अगर आप देखें तो दोनों ही पूंजीवादी पार्टी और दोनों ही सत्ता का दुरुपयोग किया है इन्होंने एजेंसीज के लिए। और आप देखिए, पहले भी इन्होंने किया और उसी को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस के अंदर सिर्फ एक अच्छाई है,
जिस नीति से हम सहमत होते हैं, और आप देखे होंगे कि विभिन्न समयों पे थर्ड फ्रंट को कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया और थर्ड फ्रंट ने कांग्रेस को सपोर्ट किया। उसका कारण है कि ये सांप्रदायिक दल नहीं है। जब बात इस चीज की तय होती है कि कहीं कोई हंग असेंबली दिखाई देती है, तो निश्चित तौर पे कोई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष विपक्ष नहीं जा सकता है। या तो कांग्रेस को थर्ड फ्रंट के साथ आना पड़ेगा या थर्ड फ्रंट को कांग्रेस के साथ जाना। और मैं आपको कह रहा हूं, जितने हल्के में ये थर्ड फ्रंट को ले रहे हैं हमारे मित्र, ये स्वयं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे। अच्छा चलिए, वो तो ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन जरा अशोक जी के पास आ जाते हैं। अशोक जी तो फूक के एक कदम रखती बीजेपी तो 24/7 चुनावी मूड में रहते हैं। चलिए मैं जवाब देता हूं, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं अशोक जी के पास आ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी पहले ही से स्पष्ट कर चुकी है और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हमने संदेश भी भेजा था कि जो समान विचारधारा के लोग हैं, जो संघ को हराना चाहते हैं, जो भाजपा को हराना चाहते हैं, जो महंगाई से तरसते हैं, उनका स्वागत है कांग्रेस पार्टी। हम और लेकिन साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। ये भी देखा था कि भारत जोड़ो यात्रा में आपका यूपी का पड़ाव कितना रहा, फोकस तो आपका साउथ में था, दक्षिण में था। चलिए, इसी पर मेरा एक सवाल अशोक जी से। आपकी यात्रा राजनीतिक थी या देश जोड़ने की? ठीक है, वो एक भारत जोड़ो यात्रा पर मुद्दा अलग रखेंगे। बात हम सबको देश जोड़ने की बात करनी चाहिए, देश हित में बात करनी चाहिए, राष्ट्रहित की बात करनी चाहिए। ठीक है अशोक जी, कुल मिलाकर तीसरे मोर्चे की कवायद जो है वो सुगबुगाहट है, वो तेज होती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी देखिए सब दलों को मिला रही, थोड़ी देर के लिए कांग्रेस को हटा देते हैं, लेकिन कांग्रेस को अगर हटाएंगे भी, सुनिए पहले मेरा सवाल अशोक जी के लिए है, अगर कांग्रेस को हटा भी देते हैं तो कांग्रेस का साउथ में अगर है वहां पर समर्थन, और बीजेपी के लिए बात करें तो राम मंदिर है, इस एजेंडे को, हिंदुत्व के एजेंडे को कितना कैश करा पाएगी? हालांकि एक उसने चीज और ऐड कर दी है, अब सप्तशती दुर्गा सप्तशती को लेकर के, तो अब राम के साथ साथ दुर्गा सप्तशती हो जाएगी नैया पार क्या? देखिए, हम राम मंदिर हमारे चुनाव में मुद्दा नहीं है, हमारे हृदय में है। हाँ। और हमको कोर्ट ने जब कहा, हाँ, मैंने कहा हिंदुत्व बना रहे। दूसरी बात, इनका जो तीसरा मोर्चा है, हर चुनाव में मोर्चा बनता है, कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा ये नहीं बता पाते। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस आज हाशिए पे है। भारत जोड़ो निकले थे, 2 प्रदेश हाथ से चला गया, अब विदेश में जाके दशरथ विलाप कर रहे हैं, भारत की छवि को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को हटाते हटाते भारत से ही नफरत होने लगी है। ये दुखद है। जाके जिस तरह से लंदन में, जिस तरह से भारत का सेना अध्यक्ष कहता है, भुखमरी में देश किस नंबर पर है? ये कहते नहीं, भुखमरी में देश किस नंबर पे है? आप देख लीजिए, देश को कौन बदनाम कर रहा है, देश की छवि कौन खराब कर रहा है। आज पूरे प्रदेश में महंगाई से आम जनता तरस है। महोदय, आपने बड़े बड़े वादे किए थे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा, कहाँ गया? आज आपने हवाई जहाज की यात्रा महंगी कर दी। चला गया जो डेवलपमेंट चार्ज था, आलोक जी मैं अभी बताता हूँ, एयरपोर्ट पे जो डेवलपमेंट चार्ज 195 रुपया था, उसमें 1000 की बढ़ोतरी कर दी गई। कहाँ लेके जाएंगे पैसा? सारा पैसा सिर्फ हम 2 और हमारे 2 को बचाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आपने देश बेच दिया, आपने BSNL बेच दिया, आपने LIC बेच दिया। आपको शर्म नहीं आ रही है? आप देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? ना नौजवानों के पास रोजगार है, महंगाई से आम जनता तरस है। जो गैस सिलेंडर 400 रुपए में मिल रहा था, आप कहाँ दे रहे हैं? हर अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गया, कब आएगा? सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन जो सवाल उठाया है, मैं चाहूंगा इस पे कोई राजनीतिक बहस ना हो, कट्टू-कट सवाल का कट्टू-कट जवाब। मैं इसके किसी राजनीतिक दल के पास नहीं जा रहा हूं, मैं डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी आपके पास आ रहा हूं। संदीप जी, जिस महंगाई को लेकर के अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने बात कही, देश भुखमरी में किस कगार पर है, शायद वो पाकिस्तान के अगर हालात इस वक्त वहां पर देख लेते तो शायद ये तुलना ना करते। अगर मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की अगर मैं बात करूं, जहां पर किस तरीके से आटा, चना, दाल सब कुछ फ्री में मिल रहा है, और पाकिस्तान से अगर तुलना की जाए, ये लोग पाकिस्तान में सुनेंगे जरा, मैं डॉक्टर संदीप जी पर इस पर चाहूंगा, क्योंकि ये बात देश हित की हो रही है यहाँ पे। डॉक्टर संदीप जी, अगर आप ग्लोबली देखिए तो महंगाई सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बढ़ी है, ग्लोबल इंडेक्स पे आप जाके देखिए तो आपको दिखाई देगा कि ये पूरे विश्व में इस समय जो महंगाई है वो चरम पे है। तो उस हिसाब से अगर भारत ने जिस
कमजोर तबके के लोग हैं उनके लिए जो योजनाएं चलाई हैं उन योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ पे बात ये हो रही है कि कांग्रेस विहीन विपक्ष क्या बन पाएगा? क्या कोई ऐसा नेता इन लोगों ने तय कर रखा है जिसके नेतृत्व में, जिसके छाते के नीचे ये सारे लोग आ पाएंगे? ये सबसे बड़ी समस्या विपक्ष की। और चाहे राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो शायद अगर देश में देते हो तो इतनी बदनामी नहीं होती जिस तरीके से कैम्ब्रिज लंदन में जाके उन्होंने एक विश्वविद्यालय में इस तरह का बयान दिया, और उसके बाद कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें वो फिर कहते हुए फंसते हुए दिखाई देते हैं अपने ही बयानों से कि मैं दुर्भाग्य से एमपी हूं इस देश का। बताइए, आपकी 4 पीढ़ियां 5 पीढ़ियां इस देश में आप लगातार ये कह रहे हैं कि मुझे जो घर मिला है वो सरकारी आवास मिला है। वो सरकारी आवास आपको क्यों मिला है? क्योंकि आप सांसद, इसलिए तो सरकारी आवास मिला है। और आप कह रहे हैं कि दुर्भाग्य है कि मैं इस देश का सांसद हूं, तो आप अपने बयानों से ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये राहुल गांधी का मुद्दा, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक बार कपिश जी के पास एक बार फिर आऊंगा। कपिश जी, कुल मिलाकर के सवाल यह है, क्या मोदी सरकार का तोड़ निकाल पाएंगे अखिलेश और ममता की जोड़ी? 2 बातें कहें। कांग्रेस अगर माइक्रो मैनेजमेंट करना जानती होती और सूक्ष्म प्रबंधन कर लेती, ये पिछले 2 बार ही सत्ता में ना। लेकिन इन्होंने वास्तविकता का आईना देखना छोड़ दिया, और जहां पर नहीं छोड़ा है, जिन जगहों पर, वहां आप देख लीजिए कि सब मिलकर के बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र के अंदर आप देखें या आप बिहार के अंदर देखें, लेकिन वहां इन्होंने ठीक आईना देखा। कुछ जगहों पे ये आईना नहीं देख पाते। इसी को कहते हैं कुशल प्रबंधन करना। मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर आप विपक्ष के सबसे बड़े दल हैं, तो आप पर जिम्मेदारी भी बड़ी। कुशल प्रबंधन करें, आपके नेता आगे बढ़ करके लोगों से बातचीत करें और मुद्दों के आधार पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं। सीटों का एडजस्टमेंट हर प्रदेश में अपनी हैसियत देख करके, और अगर ये आप करते हैं तो हमें नहीं लगता कि थर्ड फ्रंट की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो माफ कीजिएगा, जिस नेतृत्व के लिए आप इतनी सक्षमता से बात कह रहे हैं, मैं अभी उसमें खलल नहीं डालना चाहता, क्योंकि उसका भी एक समय आएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि विपक्ष के अंदर ममता बनर्जी, शरद पवार, लालू यादव और नीतीश कुमार, केसीआर, ऐसे तमाम बड़े अनुभवी नाम हैं, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मेरे खुद, जिन्होंने 2.5 वर्ष में जो उत्तर प्रदेश में संभावनाएं पैदा की हैं, उसके आज भी फीते कट रहे हैं। तो मैं इसलिए कांग्रेस से कहता हूं कि भाई, कांग्रेस के नेताओं को कम से कम अपने बड़े नेताओं के बारे में सोचना चाहिए और उनसे सुनना चाहिए। बहुत नसीहतें सुनना चाहिए अपने बड़े नेतृत्व। कितना मंथन करेंगे? आप कोई सुझाव देना चाहेंगे समाजवादी पार्टी को, अगर अन्य राज्यों में जिस तरीके से अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, अपने ही राज्य की जनता ने जिस तरीके से नहीं स्वीकारा, उसके बाद क्या आप कोई टिप्पणी चाहेंगे? जरा मैं चाहूंगा। आलोक जी, मैं कपिश जी से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी पहले दिन से स्पष्ट कर चुकी है। हमारा शीर्ष नेतृत्व भी कई बार अपना मैसेज, अपना संदेश पहुंचाया है कि जो समान विचारधारा के लोग हैं, जो इस देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से तरसत है, और जिस तरीके से लगातार लूटो नीति और बेचो नीति पे ये सरकार चल रही, उसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं, वो कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत करती, वेलकम करती है। लेकिन अगर आप तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट या किसी तरीके से राजनीतिक दबाव बनाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस के बगैर भी हम विकल्प हैं और खड़े हो सकते हैं, तो नतीजा यही निकलेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में होंगे और मोदी जी को सरकार में दोबारा लाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी चाहे जो भी है, जितने भी दल है, सबका स्वागत करती है, और कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एक संदेश दे चुकी है। और इससे पहले जब विधानसभा चुनाव था, वहां पे भी हमने संदेश दिया। और आप आइए, भारत जोड़ो यात्रा का तो और यूपी में मेरा एक फिर सवाल है कि यूपी में आपका फोकस बहुत कम था। ये मैंने सवाल कई बार आपसे उठाया कांग्रेस को लेकर के, जिस तरीके से आपका साउथ पे ज्यादा फोकस रहा। चलिए कपिश जी, जल्दी से अपनी टिप्पणी रखिए, फिर मुझे अशोक जी के पास आना है। मैं बहुत सीधी बात कहता हूँ कि हमाम भाई को अपने कांग्रेस के बड़े नेताओं को सुनना है। सर, अपनी पार्टी की बात करिए, थोड़ी देर उनका छोड़ दीजिए। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विपक्षी एकता को बनाए रखने की जिम्मेदारी विपक्ष के बड़े दल की होती है। लेकिन अगर कहीं से वहां अभिमान दिखाई देगा, तो फिर निश्चित रूप से वो दूरियां उतनी ही होंगी। और जिन बातों को आप कह रहे हैं कि बेचना और खरीदना,
ये डिसमेंटमेंट भी आप ही ने शुरू किया था, उसी को भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही, और जिसे तोता बताया था 2013 में, उसका दुरुपयोग भी आपने किया था, और आपने जो दुरुपयोग किया था उस पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बार माननीय राष्ट्रीय सवाल जांच एजेंसियों पे घूम फिर के आ गया। इसमें लगता है मुझे हर दल एक है। चलिए ये सवाल मैं अशोक जी से इस सवाल का जवाब लूंगा। अशोक जी, जिस तरीके से अब इसमें हर विपक्षी दल एक है, क्योंकि ईडी और सीबीआई का डर जो है वो सबको है और सब पे कार्रवाई हो रही है। इस सवाल का बहुत अहम सवाल का जवाब, और 2024 में ये अहम मुद्दा होने जा रहा है। अशोक जी, मूलक समाज के लिए आना पड़ेगा, देखिए आप जातीय जनगणना में हमारा साथ देना पड़ेगा, और अगर आप नहीं दे सकते हैं, सुनेंगे कपिल जी, जरा अशोक जी को सुनेंगे। सीबीआई हो, ईडी है, स्वायत्त शासी संस्था है, अपना काम कर रहा है। अगर कोई गलत है तो ईडी जाएगी ही। हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अखिलेश यादव जी को बरी किया, मुलायम की जमानत की, हमने उसे तोता नहीं बनाया कांग्रेस की तरह। अभी ये लोग कह रहे थे हम समान विचारधारा के, 95% छापे जन्म ही कांग्रेसवाद आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। 2.5 साल आपके सीबीआई ईडी के जो छापे पड़े हैं 95% विपक्ष के खिलाफ पड़े हैं। जेल में थे। इन लोगों को इमरजेंसी में, इन लोगों का जन्म ही जेल से पैदा हुए गए कांग्रेसवादी नेता में। बता रहे, अरे आज कौन सी इमरजेंसी नहीं है, घोषित आपातकाल है। आज बिजली के कर्मचारी अगर आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप रासुका लगा दे रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का लोकतंत्र है? क्या कोई उत्तर प्रदेश सरकार का कर्मचारी अपने आवेदन के लिए, अपने भुगतान के लिए मांग नहीं कर सकता, विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता? सरकार में आंदोलन होता रहा है। आपने पत्रकारों की कलम तोड़ दी है, बोलने वाले की जुबान बंद कर दी है। ये तो अघोषित आपातकालीन स्थिति पैदा की है। आप इमरजेंसी की बात मत करिए। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होगी, आपसे बता रहे हैं। आप तो रासुका लगाने की बात कर रहे हैं, आपके मंत्री जी की धमकियां आ रही है। देखिए, हमेशा जब आंदोलन होता है किसी सरकार में, तो सरकार ये बात कहती है कि आप लोग आंदोलन विरोधी हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, आंदोलन जीवी। जब लोग आंदोलन करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री, अभी शब्दों की बात हो रही थी कि राहुल गांधी ऐसा बोले। अरे महोदय, आप प्रधानमंत्री जी की जो संविधान की शपथ लेके पद पे बैठे हैं, उनकी भाषा देखिए, किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं या उनकी जबान फिसल जाती है। आंदोलन जीवी, किसका मजाक उड़ाते हैं आप लोग, किसका मजाक उड़ाते हैं? इस मुल्क में आप संविधान की बात ना कीजिए, लोकतंत्र की बात ना कीजिए। जिस तरीके से 2014 के बाद से केंद्रीय चलिए आज हम बात तीसरे मोर्चे की कर रहे हैं, आज हम बात तीसरे मोर्चे की कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है अशोक जी, अब जरा सुनने का भी मादा रखिए। मैं डॉक्टर संदीप जी के पास आ रहा हूँ। संदीप जी, जिस तीसरे, अशोक जी सुन तो लीजिए, अब पत्रकार की आवाज तो मत दबाइए, कम से कम सुनने दीजिए जी, सुनिए और आप भी सुनिए। नहीं सुनिए, अब आपको मौका मिल गया अगर मैंने कहा तो। डॉक्टर संदीप जी, जिस तरीके से तीसरे मोर्चे को लेकर के बात चल रही थी, तीसरे मोर्चे का नेतृत्व को लेकर के बात चल रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुखर नेतृत्व के चंद्रशेखर राव कर रहे थे। लेकिन के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता पर किस तरीके से शराब नीति को लेकर के पूछताछ जारी है, तो वो भी अब कहने, तो ऐसे में अब अगर बची नाम बहुत है तो ममता बनर्जी घूम फिर के एक बच रही जिस पर नजरें हैं। ममता बनर्जी हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री जेबी पटनायक साहब भी हो सकते हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, बहुत से ऐसे नाम हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या विपक्ष के साथ ये है कि ऐसा एक नाम कौन सा होगा जिसके साथ ये सारे लोग चल पाएंगे। जो सबसे बड़ी समस्या है विपक्ष के लिए वो यही है। चाहे वो ममता बनर्जी, अखिलेश यादव की बातचीत तो चल रही है, लेकिन ये बातचीत कितनी दूर तक जा पाएगी ये देखने वाला बड़ा विषय होगा। क्या कांग्रेस के नेतृत्व में क्या ये सारे लोग एकजुट हो पाएंगे, या कांग्रेस विहीन कोई मोर्चा बनेगा जिसमें कांग्रेस के अलग रहते हुए क्या ममता बनर्जी की एक्सेप्टेंस, क्या अरविंद केजरीवाल की एक्सेप्टेंस, या चंद्रशेखर राव की, या जेबी पटनायक की, या अन्य जो और दल हैं, उन किसी ऐसे नेतृत्व को इनको लाना पड़ेगा जो कांग्रेस को ये कन्विंस कर सके, कांग्रेस उनके झंडे के नीचे आ सके। क्योंकि विपक्ष की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ही अकेली ऐसी पार्टी है जिसके पूरे देश में कहीं ना कहीं, चाहे 2 कार्यकर्ता हो, 10 कार्यकर्ता हो, वो कार्यकर्ता हैं। बाकी ऐसी कोई रीजनल पार्टी नहीं है जिसके पूरे देश में कार्यकर्ता हो। तो इसका फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ 24 की लोकसभा में दिखाई पड़ता है। इसी वजह से कांग्रेस इतनी अग्रेसिव होकर ये बात करती है कि बिना उसके तीसरे मोर्चे का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी तो अपना जनाधार बढ़ा रही है ना, ये बढ़ा रही है ना। अभी
अगर आप कांग्रेस के इतिहास को 100 वर्षों का इतिहास देखेंगे और आज 92 के बाद अगर समाजवादी पार्टी के परिप्रेक्ष्य को देखेंगे तो वो एक बड़ा अंतर आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर ये दल एकजुट हो के अगर अन्य राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि नहीं हमको इनके साथ आना चाहिए, तो क्या कांग्रेस के बिना कोई ऐसा गठबंधन बन जाएगा जिसमें सारे ये जो जितने भी नेता हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, केसीआर हो या जेबी पटनायक हो, ये सारे लोग क्या सहमत किसी एक नाम के नीचे हो इस सवाल का जवाब तो मुझे लगता है कपिश जी से अच्छा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि इन्हीं पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। जी कपिश जी, संदीप जी के सवाल का जवाब। संदीप जी ने जो प्रश्न किया है वो चश्मे से उनकी बिल्कुल ठीक था। मैं एक चीज ये कहता हूं आपको कि देखिए, समाजवादी पार्टी ने आप एकदम अपना रुख साफ रखा। हमने आपको स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस की नीतियां और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां में समानता है, लेकिन कांग्रेस थोड़ा उनसे कम। कांग्रेस के अंदर एक अच्छाई है कि कांग्रेस सांप्रदायिक दल नहीं है। वो ये चाहती है कि सभी धर्म के लोग में सामंजस्य हो, देश आगे बढ़े। हमारी जो लड़ाई है वो इस बात की लड़ाई है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक दल को इस देश में रोकना है। और कांग्रेस की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर वो किसी थर्ड फ्रेंड के सोबगाहट से भयभीत है या ना भी भयभीत हो तो उनको अपने साथ लाना चाहती है, तो आपके अपने बड़े नेताओं को संपर्क स्थापित करना चाहिए, क्योंकि आप बड़े दल हैं और आप नेतृत्व लेना चाह रहे हैं अभी से। मैं तो सीधी बात आपको ये कह रहा हूं कि पहले तो सामूहिक नेतृत्व की बात कीजिए और उसके बाद जो संसद के अंदर हमारे सांसद आएंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सेट होगा, जो मुद्दों के आधार पे हम लड़ाई लड़ेंगे उसमें जो सांसद आएंगे वो अपना नेता तय करें। तो इसमें हम समझते हैं कि कोई बुरी बात तो नहीं कह रहा हूं मैं, या किसी को आगे ये सपना आ रहा है कि कौन कितना लेकर के आएगा। तो भाई अगर एकता पैदा करनी है तो सामूहिक नेतृत्व की बात कीजिए। जब कोई व्यक्ति अपने आप को बड़ा और दूसरों को छोटी यानी कि थोड़ा अंदेशा लगाया जा सकता है, कहा जा सकता है कि पिछले जो चुनाव में जो अनुभव रहा कांग्रेस के साथ वो कटुता दूर की जा सकती है। चलिए मैं एक बार हमाम जी से इस पर टिप्पणी चाहूंगा जरा जल्दी से। मैं कपिल जी से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ना तो नेतृत्व करने के लिए आगे आ रही है, कांग्रेस सबको जोड़ने की बात कर रही है। जी, कैसे जोड़ेंगे ऐसी बिल्कुल हमारा संदेश पहले और कांग्रेस ने पहल कर चुकी है और पहले से भी ये कह चुका गया है कि हम समान विचारधारा के लोगों के साथ जो जनहित के मुद्दे हैं उसके साथ लड़ना चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी को, भाजपा सरकार को हटाने के लिए आप सभी सहयोगी दल हमारे साथ है और उसके बाद में बैठ के तय किया जाएगा कि कौन देश का प्रधानमंत्री होगा। चलिए वो तो बात की बात है, लेकिन जब आप घूम फिर के बाद फिर वही विचारधारा की आ गई, विचारधारा दोनों की अलग अलग है, लेकिन अब कैसे एक ही छत के नीचे आएंगे। लेकिन अगर आ जाते हैं, अगर किन्हीं भी हालातों में, किन्हीं भी मुद्दे की राजनीति होती है, बीजेपी के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती होगी। अशोक जी बहुत हल्के में ना लीजिए, माना कि आपके पास पूरा जनाधार है, आधार भी है, लेकिन फिर भी तीसरा मोर्चे की सुगबुगाहट को भी नकारा नहीं जा सकता है। देखिए यह लोकतांत्रिक देश है, इसमें निश्चित तौर पे सब चीजें जब चुनाव आता है तो होती है। मेरा ये मानना है कि हम लोग अपने बूथ स्तर से लेके कार्यकर्ताओं का गठन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है हम अपने प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों को अंतिम आदमी तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबका साथ सबका विकास दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गुंडागर्दी को, अपराध का राजनीतिकरण इन लोगों ने किया था, उसे हम खत्म करने में लगभग कामयाब है। तो मेरा ये मानना है कि हम चुनाव को तैयार हैं और ये लोग अपना बनाते रहे गठबंधन। आप तो नगर निकाय के चुनाव के लिए तैयार नहीं बनाते रहे। आप तो भाग खड़े हुए नगर निकाय के चुनाव से। जनता ने फैसला किया है, फिर अगली बार आपका सरकार टेप बंद हो जाए तो ये बताइए, नगर निकाय के चुनाव से आप भाग नहीं खड़े हुए? नगर निकाय के चुनाव में 24 घंटा तैयार रहने वाली पार्टी ने डबल इंजन की सरकार आपकी थी और पहले से वर्डिक्ट इस बात का था कि सुप्रीम कोर्ट का आप ट्रिपल टी कराएंगे, अपने समय रहते ट्रिपल टी क्यों नहीं कराए? अब रिपोर्ट भी फिलहाल सामने जा चुकी है निकाय चुनाव को लेकर के और बहुत जल्दी एक ब्रेकिंग न्यूज भी आ सकती है। खैर, लेकिन कुल मिलाकर के इस सारी कवायद के भी तीसरे मोर्चे को लेकर डॉक्टर संदीप जी, कुल मिलाकर के क्षेत्रीय दल अब एक तरफ है, तीसरे मोर्चे की कवायद एक तरफ, और यानी कि बीजेपी को ऑल आउट करने की कोशिशें लगातार जारी हैं।
देखिए, बीजेपी को ऑल आउट करने की कवायद तो ये लगातार 14 के बाद से ही कर रहे हैं, लेकिन ऑल आउट होती बीजेपी कहीं से दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि उसका जो अभी जो अशोक जी ने कहा कि उनका जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता और उसके बाद जिस तरीके से ये संगठन में रह के काम करते हैं और 24/7 इनके कार्यकर्ता जमीन पे दिखाई देते हैं। आप नागालैंड और जो अभी चुनाव हुए हैं अभी 2 राज्यों में, हाँ, जो वहाँ पे आपने देखा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और पूरी कैबिनेट वहाँ पे गई, और कांग्रेस का राहुल गांधी कितनी बार उस राज्य में गए। तो ऐसे ऐसे बहुत से आपके पास कारण है जहाँ पे कांग्रेस नेतृत्व को ये तय करना पड़ेगा कि भाई जमीन से चुनाव लड़े जाते हैं, सिर्फ आप आंकड़ों को दे के चुनाव नहीं लड़ेंगे। और अभी जो कल परसों में जो खड़गे जी के साथ ईडी की जो यात्रा निकली थी, राहुल गांधी देश में रहते हुए उस यात्रा में शामिल नहीं हो पाए, उस यात्रा का नेतृत्व नहीं कर पाए। तो ये, और कांग्रेस, देखिए बीजेपी ये चाहती है कांग्रेस में राहुल गांधी बने रहें। राहुल गांधी के बने रहने से बीजेपी को फायदा होता साफ दिखाई देता है, क्योंकि बहुत से ऐसे मामले हैं जिसपे कांग्रेस उन्हीं के द्वारा बीजेपी उनको घेरती है। तो अगर और कोई नेतृत्व उसमें आता है तो शायद बीजेपी के लिए टफ हो जाएगा, लेकिन अगर राहुल गांधी मेन स्क्रीन में रहते हैं तो बीजेपी के लिए वो रास्ता साफ होता दिखाई देता है, क्योंकि कांग्रेस को हमाम जी आप उनके लिए आसान जल्दी से, कपिश जी आ रहा हूं 32 सेकंड, हमाम जी अपनी बात रखिए इस पर जल्दी। आदरणीय खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संसद में वो मौजूद थे। वो सभी विपक्ष के जितने सांसद थे उनके नेतृत्व में वो यात्रा करके ईडी को सम्मान देना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ईडी ने 95% छापे केवल विपक्ष में मारे हैं, उसका जवाब लेने के लिए एक लंबी फहरिस्त जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जो गबन में इस तरीके के केसेस में जिनके नाम है उनकी फाइल सौंपने देने जा रहे हैं। हम मानजू उसमें जी। चलिए कपिश जी, एक फाइनल कमेंट आज की डिबेट का आपसे भी, तो कब तक कोई ब्रेकिंग न्यूज कोलकाता से आ सकती है? ये तो 3 दिन के बाद आपके सामने पेश हो जाएगा। अच्छा, लेकिन मैं एक बात ये जरूर कहना चाहता हूँ कि अपने संदीप भाई की बात करें कि देखिए, ये 24/7 करें या इनके कितने भी बड़े नेता उतरे, क्या पंजाब में नहीं उतरे थे? क्या दिल्ली में नहीं उतरे? एमसीडी तक में उतर गए दिल्ली। क्या ये उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं उतरे थे, जहां हम 47 थे, आज 111 है। 210 सीटें महज 3.5 लाख के वोटों से हमारे हैं, 200 से 1000 वोटों का अंतर वो प्रशासन ने हरवाए। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जब ये एजेंसीज का स्वतंत्र और जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं उनके चूल्हे हिलाएंगे, तो जहां 10-20 हजार से अंतर आ रहा होगा वहां ये जीत जाएंगे। 10,000-20 हजार से हारने वाली पार्टी जीत जाएगी। ये मैनेजमेंट करते हैं। हाकिम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं नड्डा साहब, हिमाचल नहीं हार गए, आप बताइए उनको फिर राष्ट्रीय अच्छा, तो जो मैनेजमेंट करते हैं आपने इसकी तोड़ क्या निकाली है? फिर आपको तो तोड़ पर भी मंथन करना होगा, ये भी बड़ी बात है। चलिए अशोक जी, आज की डिबेट का फाइनल कमेंट, कुल मिलाकर के जिस तरीके से चुनौतियां सामने है, क्या कोई रणनीति में भी बदलाव करना पड़ेगा? रीति और नीति को लेकर के अगर बात करें तो कुछ जरूरत लग रही है या फुल कॉन्फिडेंस? देखिए, हम जनता की सेवा कर रहे हैं, एक बात गुंडागर्दी खत्म कर रहे हैं, तीसरी बात अब हम इस पर विचार कर रहे हैं कि इस बार रायबरेली हम कैसे जीते, मैनपुरी कैसे जीते। हमारा ध्यान इस पर है जो हम उस बार हार गए थे उसको कैसे जीते। ये लोग तो हारना तय है इन लोगों का, हमारा भी जीतना तय है। हम इसी पर दिमाग लगाए हैं। अहंकार कम कर दीजिए महोदय, जो सीटें हारे थे अहंकार अच्छा, थोड़ा सा कम कर अशोक जी, थोड़ा सा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जीते जो आपने करी है, लेकिन एक जो बिजली कर्मियों का ना, उसके आज बिजली नहीं आ रही जिन इलाकों में, जरा वहां का भी स्थिति देख लीजिए, उनके बारे में भी जरा कुछ 2 शब्द कह दीजिए जरा। देखिए, बिजली कर्मचारियों की मांगों पर निश्चित तौर पर सरकार सचेष्ट है, उनसे बातचीत चल रही है और ये तय है कि शीघ्र ही बिजली। चलिए, अच्छे सवाल का अच्छा जवाब, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक पांडे जी आपका, कपिश जी आपका भी, हम्माम वहीद जी आपका भी, डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सपा का मिशन 2024 और बहुत जल्दी तीसरे मोर्चे को लेकर के किस तरीके से सुगबुगाहट अब तेज होती नजर आ रही है, लेकिन क्या कुछ ठोस रणनीति बनेगी 2024 के लिए, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। नमस्कार।